जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बता दें कि हम अभी एसएससी जीडी का एनालिसिस भी करा रहे हैं, आप लोग उसे अवश्य देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज विषय है, यानी पंचायती राज एक किस क्षेत्र का विषय है। आपको बता दें कि पंचायती राज, यहाँ पे हम बता दें कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चनों का मैं एक बेहतरीन तरीके से विश्लेषण कर रहा हूँ। कृपया आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, पंचायती राज के बारे में बता दें कि ये संविधान के भाग 9 में इसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि जो पंचायती राज है, अगर पूछे आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल में बता दें कि जो पंचायती राज है आर्टिकल 40 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। क्या? ग्राम पंचायतों का इसमें उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि जो संविधान का भाग 4 है, क्या भाग 4 में आपको बता दें कि जो संविधान का भाग 4 है, उसमें भाग 4 में पंचायती राज यानी डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। डीपीएसपी में भाग 4 में 36 से 51 तक है। डीपीएसपी 36 से 51 तक है। इसी में पंचायती राज व्यवस्था को बताया गया है। आपको बता दें जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ, यानी ए से ओ तक इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 यानी अनुसूची 11 में जोड़ा गया है। किसमें? अनुसूची 11 में इसे जोड़ा गया है। ठीक है। और बता दें इसी के साथ साथ 73वां संविधान संशोधन 1992 ये लागू कब से हुआ? आपको बताना है ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। क्या 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्या? पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है। किसका सूची का विषय? राज्य सूची का। आपको हम बताए थे जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, क्या 7वीं अनुसूची है, उसमें बताया गया है 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। पहला है राज्य, दूसरा है संघ या केंद्र की अनुसूची और तीसरा है समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची, इसका जिक्र किया गया है। राज्य सूची में टोटल पहले 61 विषय थे, अब घट करके पूरा मिला करके पहले 66 विषय अब 61 विषय हो गए हैं। पहले केंद्र सूची में 97 विषय थे, अब आकर के 100 टोटल हो गए हैं। जब संविधान बना था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब टोटल समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आपको बता दें कि राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं उन सभी विषयों को हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, इसे आप लोग देखिएगा। राज्य सूची के अंतर्गत जैसे सिंचाई है, सिंचाई, कृषि, सिंचाई के साथ साथ कृषि हो गया, कृषि के साथ साथ पुलिस के साथ साथ न्याय व्यवस्था, उसके साथ साथ कृषि, सिंचाई, पुलिस, न्याय व्यवस्था, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको बता दें जो केंद्र सूची है इसके अंतर्गत जो आते हैं ये रेल हो गया, डाक सेवा हो गया, डाक सेवा के साथ साथ वायुसेना हो गया, वायु सेवा के साथ साथ जल सेवा, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत जैसे बैंक हो गया, बीमा, क्या बैंक सेक्टर, बीमा सेक्टर, ये सभी केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एक जनगणना।
आपको पूछता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको बताना है जनगणना केंद्र सूची का विषय है। कुछ विषय समवर्ती सूची के हैं, आपको यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, केंद्र के अंतर्गत केवल संसद कानून बनाती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद में यानी राज्य सूची और केंद्र सूची जो सब्जेक्ट बनाते हैं वो मिल करके समवर्ती सूची बनाते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। क्या शिक्षा किस सूची का विषय है, आपको बताना है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये पहले जब संविधान बना था उस समय शिक्षा जो था ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, और आप बता दें जो समवर्ती सूची में है कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिएगा। समवर्ती सूची में जैसे वन्य हो गया, वन्य यानी जंगल, वन्यजीव, मापतौल ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्या वन्यजीव, मापतौल ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। कुछ आपको बता दें जैसे श्रम कल्याण, जन कल्याण ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्या श्रम कल्याण और जन कल्याण ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें कि जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बता दें कि रेलवे हो गया, क्या रेल सेवा ये भी केंद्र सूची का विषय है। युद्ध यानी युद्ध जो हो गया, या विदेशी मामले ये सब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। राज्य सरकार के अधीन जैसे बिजली, पानी ये सब राज्य सरकार के अधीन आते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करा रहे हैं, कृपया थंबनेल देके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। देखिएगा, इसी के साथ हम चलते हैं अपनी क्लास का अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहा कि संविधान का जो भारतीय संविधान है, क्या भारतीय संविधान किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनसीआर। क्या एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। क्या पूछता है पेपर में, पूछता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है नेशनल कैपिटल रीजन। क्या नेशनल कैपिटल रीजन, इसी को दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि जो 69वां संविधान संशोधन 1991 है, इसमें दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया है। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 ये राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था जो मतदान करने की उम्र होती है, क्या मतदान की उम्र को 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्या है 91वां संविधान संशोधन 2003। क्या 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। आपको बता दें इसमें यह बताया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसे होगा। क्या कि लोकसभा या राज्यसभा, इसमें क्या होगा मंत्रिपरिषद का आकार कैसे होगा। मंत्रिपरिषद का आकार कैसे होगा, यह राज्य विधानमंडल में मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये बताया गया है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें यह बताया गया है कि जो टोटल जो कितने जो सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% मंत्री हो सकते हैं। कितना 15% मंत्री बन सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली है उसमें मात्र 10% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी अगर दिल्ली में बता दें आपको टोटल सीटें कितनी है 70 का 10% आप निकालेंगे 70 × 10/100। थोड़ा बहुत आप लोग मैथ भी हमसे सीखिएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी दिल्ली में टोटल कितने मंत्री हो सकते हैं 7 मंत्री हो सकते हैं। जो 7 मंत्री मतलब एक तो सीएम होंगे, उसके साथ 6 और मंत्री 6 मिनिस्टर और हो सकते हैं।
दिल्ली के आपको बता दें जो इसमें मुख्यमंत्री हैं कौन है, केजरीवाल जी। क्या, केजरीवाल जी इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आइएगा आपको और कुछ हम बताएं जो दिया गया है कि 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये 1978 का है। क्या, 1978 का। पूछता है ये किसके समय का है, तो आपको बताना है कि ये मोरारजी देसाई जी के समय का है। क्या, मोरारजी देसाई जी के समय का है। इस समय के लिए महत्वपूर्ण इसकी घटना क्या है, इस समय संपत्ति को अधिकार को एक विधिक अधिकार बताया गया। क्या, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को इसमें क्या बताया गया, विधिक अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार जो था ये था मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में था, लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें इसको बताया गया एक लीगल राइट्स। क्या, एक बताया गया इससे लीगल राइट्स यानी विधिक अधिकार। क्या, विधिक अधिकार बताया गया। ठीक है, आपको बता दें कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें 11वां इसमें टोटल मिला के 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। आपको बता दें कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें क्या किया गया कि जो आपातकाल के समय, क्या आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय जो है, आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसमें पूछता है पेपर में कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद लागू रहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी आर्टिकल हैं सभी को निरस्त कर दिया जाता है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार होगा, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया। इसी के साथ इसमें ये कहा गया कि जो आंतरिक अशांति है, क्या, आंतरिक अशांति, इसके स्थान पर जो आंतरिक अशांति है इसके स्थान पर इसमें जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। क्या, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आपको बता दें पेपर में पूछता है क्योंकि इसके पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लगते थे उसमें बोला जाता है कि जो आंतरिक अशांति है उसके स्थान पर क्या जोड़ा गया। कुछ और जो महत्वपूर्ण संशोधन है जैसे आपको बता दें कि 7वां संविधान संशोधन। क्या, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये किससे संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ये कौन सी फजल में पूछेगा, इसके किस कमीशन के आधार पर हुआ, तो आपको बताना है कि फजल अली कमीशन। क्या, फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। क्या, आंध्र प्रदेश राज्य का, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो राज्य है इसका गठन किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और इसी के तरीके से हम आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेके आएंगे डेली बेसिस पे, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिएगा। देखिएगा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा, क्या, सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ। इसमें हम अभिलेखों से जो सभी जानकारियां हैं यहाँ अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कि अभिलेखों की जो जानकारी मिलती है उसे बोलते हैं क्या, एपिग्राफी। क्या, एपिग्राफी यानी अभिलेखों से जो संबंधित जानकारियां मिलती हैं वो किससे मिलती हैं, एपिग्राफी से मिलती हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जो सती प्रथा था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में शुरू हुआ था। क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में शुरू हुआ था। सती प्रथा का जो शुरुआत, सती प्रथा का जो शुरुआत किया गया था ये रॉबर्ट क्लाइव, क्या, रॉबर्ट क्लाइव जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया, इसका अंत किसने किया, आपको बताना पड़ेगा कि इसका अंत वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। क्या, वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान देना है। अगर पूछेगा कि मुगल शासन काल में सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किसने किया, तो आपको बताना है कि अकबर। क्या, अकबर था जो ऐसा मुगल शासक जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। सती प्रथा में होता क्या है कि जब स्त्री मर जाती है या पुरुष मर जाते हैं तो उसके चिता पर स्त्री को जबरन जलाया जाता था। ये एक बहुत बड़ी भारतीय
भारतीयों में बहुत बड़ी कुरीति थी, उसी कुरीति का अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया। आपको बता दें कि जो सती प्रथा का उल्लेख है ये एरन अभिलेख से मिलता है। किससे? एरन अभिलेख से मिलता है। ये प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में हरिसेन के बारे में क्या समुद्र, ये लिखे किसने थे? हरिसेन ने। लेकिन इसमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त, क्या समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। किसके? समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये किसका है? खारवेल, क्या गुप्त राजा खारवेल का इसमें उल्लेख किया गया है। एहोल अभिलेख, इसी के साथ जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उन सभी अभिलेखों को आपके बीच हम लेके आएंगे। जैसे पूछता है कि आखिर मास्की अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में लिखा गया है? क्या अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में लिखा गया है? तो आपको बता दें जो मास्की के साथ गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा और नेतूर, क्या नेतूर, इसमें अभिलेख जो है मास्की, गुर्जरा और नेतूर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक बताया गया है। एरन अभिलेख किसका है? क्या एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त से संबंधित है। क्या एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। कभी कभी पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहाँ है? आपको बता दें जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ ये कहाँ पे है? जूनागढ़ है गुजरात में। ये अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। क्या रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। इसमें ये संस्कृत भाषा में, किसमें? ये संस्कृत बोलेगा कि संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है। आपको अभिलेखों के बारे में धीरे धीरे हम सब एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कराते रहेंगे, आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लमसम सभी पेपर्स में इतिहासकार 1857 की क्रांति से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। 1837 के क्रांति के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? किसने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है? यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में सुनिएगा। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले यहाँ पर वायसराय कौन था? तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग क्या था? यहाँ पर इंडिया का वायसराय था। यहाँ पर वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहाँ पर पूछता है कि आखिर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको बताना है कि इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जो है ये मेरठ से हुई। क्या? मेरठ से। कब हुई थी? ये डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुआ। इसमें क्या बताया गया? इसमें इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जो ब्राउस ब्राउन थी, क्या ब्राउस ब्राउन जो थी, ब्राउस ब्राउन जो एक क्या बोल सकते हैं, ब्राउस ब्राउन जो मशीन थी, इनफील्ड एक राइफल थी, उस राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल आई। कौन सी राइफल? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। इसमें क्या होता था? इस राइफल में जो है गाय और सुअर के चर्बी युक्त, गाय और सुअर के चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो दांत से निकाल के तब इसको लगाना पड़ता था। इसी के लिए जो 34वीं नेटिव फैक्ट्री, क्या 34वीं नेटिव फैक्ट्री के जो मंगल पांडे थे, क्या मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया। क्या मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया। पेपर में पूछता है कि आखिर मंगल पांडे किस नेटिव फैक्ट्री से थे? तो आपको बताना है कि ये 34वीं नेटिव फैक्ट्री से थे। मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया तो इसके विरोध ने इन्होंने कर्नल बाग के साथ में कर्नल बाग और लॉरेंस की हत्या कर दी। क्या? जो कर्नल बाग थे और लॉरेंस, उनकी हत्या कर दी। 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांतियों में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाग और ह्यूसन नाम के जो अंग्रेज था, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, पूछता है कि 1857 की क्रांति में जो आपको तो ये देखा गया राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो आपको बताना है कि जो डिज़रायली है, डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। आपको बता दें कि जो बीडी सावरकर थे, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्या फर्स्ट इंडिपेंडेंट, प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो आपको बताना है कि फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा ये बी.डी. सावरकर जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि पेपर में ये पूर्णतः सिपाही विरुद्धो था। जॉन्स लॉरेंस और सीले और J.R. होम्स, ये दोनों जो इतिहासकार हैं, ये इतिहासकार ये बताते हैं कि जो ये 1857 की क्रांति थी, ये 1857 की क्रांति में जॉन्स लॉरेंस, सीले और J.R. होम्स, आउट्रम टेलर और होम्स ये बताए हैं कि ये बर्बरता से सभ्यता के बीच में, बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध हुआ। क्या? बर्बरता और सभ्यता, बर्बरता प्लस सभ्यता के बीच में युद्ध था। ठीक है, ये क्रांति थी। ये किसके द्वारा कहा गया है? J.R. होम्स के द्वारा ये कथित बयान है। आपको बता दें कि जो अंग्रेजों में हिंदू और मुसलमान के बीच में बताया गया है, ये लॉरेंस और सीले जी के द्वारा बताया गया है। ये 1857 की क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया? क्या आपको बताना है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया? आपको बता देना है कि बहादुर शाह जफर। क्या? बहादुर शाह जफर जो है ये दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए। पूछता है कि आखिर इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया? तो आपको बताना है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया। फिर पूछता है आखिर कानपुर से किसने किया? तो आपको बताना है कि कानपुर से नाना साहेब ने इसका क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की। नाना साहेब का उपनाम क्या है? तात्या टोपे। क्या? तात्या टोपे इनका उपनाम है। फिर पूछता है कि आखिर बरेली से किसने किया? बरेली के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें हम सभी क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर पूछता है कि आखिर बरेली से किसने किया? खान बहादुर खां। क्या? खान बहादुर खां। खान बहादुर खां जो है ये बरेली से इस आंदोलन की शुरुआत किए। और पूछता है कि झांसी, इंपॉर्टेंट है, झांसी से किसने शुरुआत किया? तो रानी लक्ष्मीबाई। क्या? रानी लक्ष्मीबाई से ये बहुत प्रेरित हुआ। ह्यूरोज एक अंग्रेज था, ह्यूरोज, चूंकि ये ह्यूरोज ने इसका दमन भी किया था, तो ह्यूरोज ने कहा था कि ये मर्दों में अकेली औरत थी। क्या? मर्दों में अकेली औरत ये थी, अकेली औरत। पूछता है पेपर में कि मर्दों में अकेली औरत रानी लक्ष्मीबाई को किसने कहा? तो आपको बताना है कि ये कथन ह्यूरोज का था, कर्नल ह्यूरोज का ये कथन था। जो भी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनेंगे हम इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपसे डिस्कस करेंगे। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ये है कि परमाणु की नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं आपको आइए हम एक स्लाइड के द्वारा दिखाते हैं। देखिएगा परमाणु का ये नाभिक है। क्या? परमाणु के नाभिक में आपको बता दें क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा इसमें हम सब बताएंगे। परमाणु का जो नाभिक होता है आपको सबसे पहले बता दें, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें प्रोटॉन होता है। क्या? प्रोटॉन के साथ साथ इसमें न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का नोटेशन है एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर एन। पूछता है कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? आपको बताना है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो आपको बताना है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्यारे मित्रों, बताना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा, ये तो आपका नाभिक हो गया। क्या? ये आपका नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। अब बता दें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक हो गया। पूछता है कि आखिर नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि नाभिक की जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। फिर पूछता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि जो परमाणु होता है इसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। फिर पूछता है कि आखिर परमाणु की सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया? तो आपको बताना है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द दिया। क्या? जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द दिया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे मोशन में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है।
पूछता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, आपको बताना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आपको ध्यान देना है, अगर किलोग्राम पूछेगा तो -31 रहेगा, जब यहाँ पे ग्राम लगा देना है, यहाँ पे आपको 3 माइनस कर देना है। पूछता है कि आखिर प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6A1 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे भी यही चार्ज होता है। और बता दें इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी 1.6A1 10 की पावर -27 चार्ज होता है। ये जो है आपको हम एक स्लाइड के द्वारा सब कुछ बताने का प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिएगा ये क्या है, ये क्वेश्चन है, परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में क्या क्या होते हैं, आपको बता दें कि नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आपको बताया मैंने माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखना है। परमाणु की खोज आपको मैंने बताया है कि जॉन डाल्टन की द्वारा किया गया है। ये आपको चलते हैं अगली क्लास पे, अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, मानव नेत्र का क्या, मानव नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है, मानव नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है। देखिए ये मानव नेत्र है, इसका कौन सा हम अंग दान करेंगे, आपको बता दें कि मानव नेत्र का जो भी क्वेश्चन बनेंगे पेपर में ये इसी स्लाइड से ही आएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हम यहाँ पर पूरी तरीके से आपको हम बताएंगे आखिर मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मानव नेत्र से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइएगा आपको बता दें कि जो मानव नेत्र है, सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा है कॉर्निया। क्या, कॉर्निया। हम लोग जब किसी मानव नेत्र का दान करते हैं उसमें सबसे पहले दान किस चीज़ का करते हैं, कॉर्निया का। क्या दान किया जाता है, कॉर्निया। कॉर्निया का दान हम, ये कॉर्निया क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। क्या, उभरा हुआ भाग होता है। उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। अब कॉर्निया के जस्ट बाद में चलेंगे तो ये सिलेरी मसल्स हैं। क्या, ये सिलेरी मसल्स हैं। ठीक है, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, ये पुतली के आकार को कम या ज़्यादा कर लेती हैं। क्या, पुतली के आकार को, जैसे मान लीजिए काफ़ी तेज़ से लाइट आई तो हम लोग आँख ऐसे धीमे बंद कर लेते हैं। ये क्यों होता है, ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये एडजस्टमेंट करती रहती हैं। आपको बता दें कि जो आपका नेत्र होता है, नेत्र का सबसे आउटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, देखो इसमें 3 पार्ट से, मानव नेत्र कितने भाग से बनता है, 3 भाग से। उसमें तीनों भाग में होता क्या क्या है, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं स्क्लेरा। क्या, ये होता है स्क्लेरा। उसके जस्ट नीचे वाले भाग पे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोराइड। क्या, अब बता दें स्क्लेरा का काम क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग का काम होता है ये नेत्र का रक्षा का काम करता है। क्या, नेत्र का रक्षण का काम करता है, यानी ये एक आवरण का कार्य करता है। उसके जस्ट नीचे का सतह है इसको बोलते हैं कोराइड। क्या है, कोराइड बोलते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि नेत्र का तीसरी जो परत होती है इसे बोलते हैं रेटिना। क्या, तीसरी परत, एक परत तो ये सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, उसके नीचे हो गया कोराइड, उसके नीचे ये रेटिना। रेटिना पर मानव नेत्र का, क्या, मानव नेत्र का यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये रेटिना पर बनता है। आपको बता दें अगर कोई रेस यहाँ से नेत्र में प्रवेश की तो नेत्र में प्रवेश करने के बाद ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो आपको बता दें कि जो मानव नेत्र की जो लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, तो आपको बताना है मानव नेत्र में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में पूछता है कि आखिर जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा क्यों बनता है। यहाँ से कोई रेज अगर आई, मान लीजिए ये रेज आने के बाद यहाँ से परिवर्तित हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस की प्रकृति होती है वो किरणों को मोड़ता है। इसमें आपको हम अगली क्लास में बताएंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। यहाँ पर आपको हम बता दें कि मानव नेत्र में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। क्या, कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। जैसे पूछता है कि मानव नेत्र का हम कौन सा अंगदान करते हैं, तो आपको बताना है कि जो आइरिस वाला पार्ट है उसे हम लोग
पुतली के आकार को एडजस्टमेंट करने के लिए यूज करते हैं। नेत्रदान में कार्निया का उपयोग होता है। क्या? कार्निया का उपयोग होता है नेत्रदान के अंतर्गत। ठीक है, नेत्रदान में हम लोग किसका उपयोग आपको बताएंगे कि जो बाहरी उभरा हुआ भाग है ये कार्निया है, इसमें हम नेत्रदान के लिए इसी का यूज करते हैं। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स लगी हुई हैं, ये सिलेरी जो मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स नेत्र लेंस को एडजस्टमेंट करने का कार्य करती हैं। क्या? एडजस्टमेंट कार्य को करती हैं। आपको बता दें कि जो आइरिस होता है, आइरिस क्या करता है? ये पुतली के आकार को एडजस्टमेंट करता है। कुछ चीजें और होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्वस, क्या लिखा गया? एक्वस ह्यूमर, यानी इसे बोलते हैं, ये एक होता है एक्वस ह्यूमर और दूसरा होता है विट्रस। क्या? विट्रस। एक होता है जलीय द्रव, एक होता है कासाव द्रव। जब पूछेगा कि जलीय द्रव कहाँ पे होगा तो आपको बताना है कॉर्निया और नेत्र लेंस। क्या? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में ये होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जलीय द्रव। जब पूछे काचाव द्रव कहाँ पे होता है तो आपको बताना है कि रेटिना और मानव लेंस के बीच में ये होता है विट्रस ह्यूमर, यानी काचाव द्रव होता है। मानव नेत्र से इसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं बनने के उम्मीद है। देखिएगा, ये है मानव नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो आपको हम बताएं कौन सा अंग होता है। ये होता है कार्निया। कॉर्निया सबसे बाहरे उभरा हुआ पार्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है? यहाँ पर विश्व में जितने भी महासागर हैं, महासागरों के अंतर्गत जो गर्त हैं, उन सभी गर्तों को हम एक मैप के द्वारा आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये विश्व का मैप है। क्या? ये विश्व का मानचित्र है। मानचित्र में आपको बता दें कितने महासागर आपको हम बताए थे। टोटल कितने महासागर? 5 महासागर हैं, 5 महासागर हैं। पहला महासागर है ये पैसिफिक ओशियन का एरिया। कौन सा एरिया है? ये पैसिफिक ओरियन, यानी प्रशांत महासागर का एरिया ये है। ये प्रशांत महासागर, ये यस की आकार का, किस आकार का? यस के आकार का कौन सा महासागर है? आपको बताना है अटलांटिक ओशियन। क्या? अटलांटिक ओशियन, ये एस का आकार का है। फिर पहला ओशियन प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर यहाँ पे आपको बता दें ये एरिया हो गया हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर। 3 तो यहाँ हो गए। एक ऊपर कौन सा? आर्कटिक वृत्त, चूंकि ऊपर होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मैंने आपको बताया था क्या है? आर्कटिक वृत्त। उसी के नाम पर यहाँ पे लिखा गया आर्कटिक महासागर। और ये आर्कटिक महासागर का फैलाव यहाँ से यहाँ तक है। और नीचे क्या है? अंटार्कटिक, नीचे क्या है? अंटार्कटिक महासागर। कुल मिलाकर महासागरों की संख्या कितनी हुई? टोटल 5 महासागर हो गए। पेपर में पूछता है कि आखिर महासागरों का बढ़ता हुआ क्रम बताएं, तो आपको बताना है कि जो महासागर हैं, क्या महासागर हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत के बाद कौन आता है? प्रशांत के बाद आती है अटलांटिक। क्या? अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसी के जस्ट बाद तीसरा अगर आएगा तो आपको बताना है कि हिंद महासागर। फिर ऐसे ऐसे आपको 5 महासागर। जब पूछेगा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आपको बताना है कि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, पूछता है कि आखिर पेपर वाला हर महासागरों में सबसे इसकी गहरी गर्त क्या है? क्या गहरी गर्त क्या है? आपको बता दें कि जो सबसे गहरी गर्त होता है, चलिए हम इसको एक अलग स्लाइड पे देखते हैं। देखिएगा, ये विश्व का मानचित्र है। क्या? विश्व का मानचित्र है। यहाँ पे आपको बता दें ये आपका पैसिफिक ओशियन है। क्या? पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में क्या बताया गया है कि जो सबसे गहरा गर्त है, इसमें बताया गया है कि जो पैसिफिक ओशियन की सबसे ऊंचा गर्त अब क्या होता है, आपको ये भी जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए महासागर है, महासागर के जो ऊपर का क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पर्वत। और जो जल में नीचे की तरफ होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गर्त, चैलेंजर। आपको बता दें जो प्रशांत महासागर में ये सबसे बड़ा गर्त क्या है? चैलेंजर गर्त। क्या? चैलेंजर गर्त, ये प्रशांत महासागर का गर्त है।
चैलेंजर गर्त या मेरियाना गर्त इसका नाम है। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। पूछता है कि आखिर इसकी गहराई कितनी है, तो आपको बताना है 1133 मीटर इसकी गहराई है। अटलांटिक महासागर में एक गर्त है, उसका नाम क्या है? प्यूटोरिको गर्त। क्या? प्यूटोरिको गर्त। प्यूटोरिको गर्त किसमें है? ये अटलांटिक महासागर में है। हिंद महासागर में एक है, क्या गर्त है? कौन सा? सुंडा गर्त। क्या? सुंडा गर्त। ये कहाँ पे है आपको बताना है, ये हिंद महासागर में गर्त है। सबसे बड़ा तो आपका चैलेंजर गर्त मेरियाना में है, सेकंड नंबर पर प्यूटोरिको गर्त है। क्या? प्यूटोरिको गर्त। ये किसमें है? अटलांटिक महासागर में। क्या? अटलांटिक महासागर में है। इसकी आपको गहराई पूछता है, कभी कभी आपको बता दें इसकी गहराई पूछता है 8376। क्या? प्यूटोरिको गर्त की गहराई कितना है? 8376। क्या? 8376 ये इसकी गहराई है। प्यूटोरिको गर्त के साथ साथ सुंडा गर्त का एक और नाम है। क्या नाम है? सुंडा गर्त का नाम है जावा गर्त। क्या? जावा। सुंडा गर्त को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जावा गर्त। क्या पूछेगा पेपर में कि सुंडा गर्त कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि जो सुंडा गर्त है ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में है। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है कि लैंड ऑफ गोल्डन पीस ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपको चर्चा किए थे कि इसमें एक ग्रेट बैरियर रीफ। क्या? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और पूछता है कि यूरोप महाद्वीप में इसे पूरा स्थलीय महाद्वीप। क्या? इसमें पूरा मैदानी क्षेत्र है। क्या? पूरा मैदानी क्षेत्र है। और उसमें बता दें कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका इसमें कौन सी आपको चोटी हम बताए थे माउंट डेनाली। क्या? माउंट डेनाली ये पर्वत चोटी किस पे है, या माउंट मैकिनले जब कहेगा आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका में है। एशिया क्या है? ये सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताए थे, सबसे बड़ा महाद्वीप ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसी के साथ आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं अभी आप देख लीजिए, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, उसी पेपर से ये लमसम सभी क्वेश्चन बेसिस हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपको बता दें कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की NH44। क्या? NH44 एक NH है 1976। जब पूछेगा कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटा NH 966B। ये कहाँ पे पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। NH44 कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रीनगर से ले, मैप के थ्रू आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, एक झलक मैप से जरूर देखिएगा। क्या? मैप से एक झलक देखिएगा जरूर। देखिए आपको बता दें कि जो NH सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी तक है। ठीक है, ये कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसका नाम क्या है? NH44। NH44। फिर पूछेगा आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से अमृतसर तक। कहाँ? अमृतसर तक, जम्मू कश्मीर से अमृतसर तक ये NH1। क्या? नेशनल हाईवे 1। पूछता है नेशनल हाईवे 2 कहाँ से है? ये दिल्ली से कोलकाता। क्या? दिल्ली से कोलकाता, ये NH2। NH2 दिल्ली से कोलकाता। फिर पूछता है कि NH3 कहाँ से है, तो आपको बताना है कोलकाता से मुंबई, ये आपका क्या हो गया? NH3। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि आखिर NH4। क्या? NH4 आप यहाँ से मुंबई से चले जाएंगे चेन्नई, ये कहाँ पे है? ये मुंबई से चेन्नई, NH4। फिर NH5 आपको चेन्नई से बंगाल। क्या? चेन्नई से बंगाल आपका NH5, नेशनल हाईवे नंबर 5 चेन्नई से बंगाल के बीच में है। जो आपको बताएं सबसे छोटा ये केरल में है। क्या? केरल में कितने किलोमीटर का है? 5.09 किलोमीटर का है। जो नेशनल हाईवे 966B है ये केरल में है। और सबसे बड़ा यहाँ से यहाँ तक
ये जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पूछता है कि उत्तर से दक्षिण गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा कहाँ पर काटते हैं? यूपी के झांसी में काटते हैं, यूपी के झांसी में। असम के सिलचर, क्या असम के सिलचर से लेकर के, सिलचर कहाँ है? असम, असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक, क्या पोरबंदर गुजरात तक, ये जो है जब पूछेगा पूर्व से पश्चिम गलियारा सिलचर से असम, जो उत्तर से दक्षिण पूछेगा आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, क्या कन्याकुमारी तक है। पूछेगा कहाँ से कहाँ तक एक दूसरे काटते हैं, आपको बताना है कि एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। लंबाई पूछ लेगा, अगर आपको बताना है तो इसकी 4400 है, इसका 3200 के नियर अबाउट है। क्या 3200 और 4400, यानी कभी देखिए आपको एग्जैक्ट डाटा अगर पूछेगा तो आपको एग्जैक्ट डाटा लिख लेना है। क्या एग्जैक्ट डाटा आपको लिख देना है, क्या बताइएगा आप? एग्जैक्ट डाटा है इसका है 4000 किलोमीटर, क्या 4000 किलोमीटर। जब पूछेगा पूर्व से पश्चिम गलियारा तो आपको बताना है कि 3200 किलोमीटर, क्या 3200 किलोमीटर। ठीक है, इसमें हम इसी बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको डेली लेके आएंगे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिएगा पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? क्या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मॉनिटर क्या होता है? जो कंप्यूटर का डिस्प्ले यानी सबसे ज्यादा हम इसको छू सकते हैं, यानी ये किसका पार्ट है? हार्डवेयर का, क्या हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, हार्डवेयर का पार्ट क्या है? मॉनिटर। बिट पूछता है, एक बिट में कितने बाइट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट? एक बिट क्या है? ये सबसे छोटी है, क्या सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एक बाइट में 8 बिट, 8 बिट को मिला करके एक बाइट बनता है, क्या एक बाइट बनता है। ठीक है, कंप्यूटर में पूछा जाता है कि आखिर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आपको बताना है चार्ल्स बेबेज। क्या चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जनक है। रैंडम RAM, रैम एक होता है, रैम एक होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म पूछता है तो आपको बताना है रैंडम, क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, और कंप्यूटर में पूछता है कि आखिर जो कुछ की है कीवर्ड, ये भी कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो हम डिस्कस किए हैं ये भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं इसे आप नोट डाउन करिएगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के एक लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, आइएगा इसी के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं मित्रों। जय हिंद। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।